सुबह काम में सभी के लिए मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन से। जैसा कि हमारा ये प्रोजेक्ट हिंदी का सेकंड सेमेस्टर पे हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर, तो आज हमारा कंटेंट है इकाई 5 यूनिट 5 में हमारा बैंक साहित्य के अनुवाद का अभ्यास, विधि साहित्य के अनुवाद का अभ्यास, साहित्यिक अनुवाद के सिद्धांत एवं व्यवहार, कविता, कहानी, नाटक के बारे में डिस्कशन करेंगे। द्विभाषीय प्राविधि के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अनुवाद एवं अनुवाद पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्रयोजनमूलक हिंदी की, तो इसमें बैंक साहित्य क्या कहलाता है? देखिए, इसमें डिस्कशन करते हैं हम। स्वतंत्र पद्यानुवाद ही सबसे लोकप्रिय और आदर्श अनुवाद माना जाता है। इसमें अनुवादक कभी मूल भाषा का भाव ग्रहण कर कर अपनी अनुवाद समीक्षा का अनुसृजन पुकारते हैं। अनुसृजन के दौरान अनुवादक कभी अपनी तरफ से कुछ जोड़ता है, तो कभी मूल भाव की व्याख्या अपनी तरफ से करता है या कुछ जोड़ता है। तो इसका जो समर्थन किया है फिटनोरल ने, उन्होंने क्या कहा, अ लाइव स्पैरो इज अ बेटर देन अ स्फड ईगल। एक जिंदा चप किए गए घोंस से बेहतर है। इतनी बड़ी बात इन्होंने कही कि जो भाषा है, स्वतंत्र जो अनुवाद है, उमर सोया की रुबायत का फिल्नोट कृत अनुवाद करते हैं कि लाइट ऑफ एशिया, रामचंद्र शुक्ल कृत अनुवाद व्यास महाभारत का यदि मलयालम में अनुवाद किया जाए, तो अनुवाद की स्वतंत्रता की सीमा कभी भी कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती। अनुवाद क्या कहलाता है? अनुवाद किसी चीज को रिप्रेजेंट करना बार बार अलग अलग रूपों में। अनुवाद भाई, हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में हो सकता है, अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में हो सकता है। दोनों चीजों का अनुवाद आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, अ, अनुवाद की स्वतंत्रता की सीमा की कोई भी लिमिट्स नहीं होती। वो कभी भी बढ़ाया जा सकता है, कितना ही आगे तक वो ले जाया जा सकता है। अ, मूल कवि अपनी कविता के प्रति अतिशय ममता रखते हैं, उस पर गर्व भी करते हैं। दूसरे कवियों द्वारा अपनी रचनाओं के अनुवाद पर कभी खुशी जाहिर नहीं करते। तो ऐसे कवियों में जो मूल भाषा व लक्ष्य भाषा दोनों जानते हैं, वे अपनी कविताओं का अनुवाद स्वयं करते हैं। ऐसे अनुवाद में दूसरे अनुवादक के द्वारा अर्थ के अनर्थ होने का अंदेशा नहीं रहता है। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बंगला कविताओं को स्वयं अनुवाद करके गीतांजलि अंग्रेजी में प्रस्तुत की थी। उस पर उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आजकल भारतीय भाषाओं के भी कई कवि अपनी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं। हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना, अंग्रेजी का तमिल में अनुवाद करना, तमिल का मलयालम में अनुवाद करना, ये एक प्रकार का, ये कहना चाहिए कन्वर्सेशन नहीं, चेंजिंग कह सकते हैं इसे हम आप और, कि आपने ये चेंज किया। तो दूसरे अनुवाद द्वारा अर्थ के अनर्थ होने का अंदेशा नहीं रहता। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बंगला कविताओं का स्वयं अनुवाद करके गीतांजलि अंग्रेजी में प्रस्तुत की थी। उस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। गीतांजलि जब उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद करके दी, उस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आजकल भारतीय भाषाओं में भी कई कवि उनकी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं। तो आगे इसके प्रमुख उदाहरण है। यद्यपि काव्यानुवाद में कई त्रुटियां संभव हैं और वह साहित्य जगत में बदनाम है, तथा कि काव्यानुवाद की परंपरा बहुत पुरानी रही। अगर काव्यों का अनुवाद ना हुआ होता, तो हम अनेक महान अन्यों से वंचित होते, ग्रंथों से वंचित हो जाते। तो यूरोपीय काव्यों में होमर का, एलियट का, दांते का, फिरदौसी का शाहनामा जो था, वो हमारे सामने जो प्रस्तुत हुआ, तो वो अनुवादक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। अब हम यहाँ बैंक साहित्य के अनुवाद की बात कर रहे हैं। तो धन का लेन देन विश्व की बहुत पुरानी प्रवृत्ति है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथों में, वेदों में आर्थिक लेन देन की चर्चा की गई है। बौद्ध जातकों में ब्याज पर कर्ज देने वाले महाजनों को उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कर्ज की वसूली, अमानत आदि पर अलग अलग विवेचन आपको मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ब्याज की दर बनाई गई। जैन धर्म की प्रतिष्ठा के दिनों में यहाँ धनी जैन महाजन थे। भारतीय इतिहास और हिंदू युग, मुस्लिम युग
में बैंक व्यवसायी लोग जो थे, वो राजाओं, दिल्ली के सुल्तानों की आर्थिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करते थे। तो उपयुक्त बातें पुरानी युग की, आधुनिक युग में बैंक अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संख्या सिद्ध हो चुका है। भारत में बैंकों की प्रथम स्थापना 1806 में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता भारत का प्रथम बैंक था। उस सदी के अंत तक बैंक ऑफ बम्बई, ऑफ मद्रास, अवध, कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि स्थापित हो गए। हमारे देश के वाणिज्य केंद्र गुजरात, राजस्थान एवं तमिलनाडु में लिखा पढ़ी और खाते की अपनी व्यवस्था थी, मगर वर्तमान बैंक की लिखा पढ़ी उनसे कहीं विशाल थी। तो भारतीय बैंकिंग का जो कारोबार था, विलायत किसी कारोबार की देखा देखी शुरू हुआ था, वह केवल ब्याज पर धन उधार देने वाले या वसूल करने तक सीमित नहीं रहा। बैंक अब पूरे देश में कार्य करता है। तो ग्राहकों के खाते खोलकर उन्हें जमा स्वीकार करना, उनकी चेक को किसी बैंक से बुलवाने की व्यवस्था करना, विदेशी कंपनी और बैंकों से लेन-देन की व्यवस्था करना, शेयर उद्योग करना आदि कार्यों में धन का निवेश करना भी शामिल था। बैंकों का लेखापालन विलायती लेखापालन सिद्धांतों पर पहले निर्भर रहा। बाद में वह विकसित जरूर हुआ है। गांव या नगर या साहूकार निजी लेन-देन में स्थानीय भाषा से काम चला सकता है, लेकिन अगर वह पंजीकृत बैंकर है तो सारे कागजात रजिस्टर रखने पड़ते हैं। बैंकिंग के सारे फॉर्म, लेखापाल की विधियां और अन्य कई कागजात जब अंग्रेजी में ही होते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी बैंकिंग व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी। भारतीय स्टेट बैंक व्यापारिक बैंक के कारोबार के अलावा सरकारी खजाने का काम भी करता है। अनेक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, अनुसूचित जाति बैंक है, निजी बैंक है, धन का लेन देन करना है तो ये बैंकों के माध्यम से ही पूर्ण होता है। बै- बैंकिंग में तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों की बहुतायत होती है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करते हुए अनेक पत्र तैयार किए जाते हैं। बैंक व्यवहार में इन छापे पर प्रपत्रों को भरते हुए बैंकों में प्रचलित तकनीकी शब्दों के नमूने और उनका अनुवाद भी किया जाता है। जैसे अकाउंट मतलब होता है खाता, अकाउंट्स मतलब होता है लेखा जोखा, डिपॉजिट मतलब उस चीज को जमा करना, किसी चीज को विड्रॉ करना मतलब वापसी करना, सेविंग करना मतलब उस चीज की बचत करना, नॉन रेमिटेंस करना मतलब प्रेषण करना, ऑपरेटर्स करना मतलब परिचालन करना, स्टैंडिंग करना मतलब स्थायी अनुदेश डालना, ट्रांसफर करना मतलब अंतरण करना, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट गैर रियायती बाह्य खाता, अ, पुनर्निवेश योजना, ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष करना, सहयोगी बैंक बनाना, राष्ट्रीयकृत बैंक करना, लोन फैसिलिटीज मतलब ऋण की सुविधा देना। ये कुछ अंग्रेजी के अनुवादक शब्द थे जो वहां से अनुवाद होके हिंदी में दिखाई दे रहा है आपको। मोर्टगेज लोन मतलब बंधक ऋण, हाइपोथेकेट मतलब दृष्टिबंधक ऋण, ओवरड्यू मतलब अति देय, कोबलाइट मतलब सह आभारी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वनियोजन करना। तो जब बैंक की भाषा में वाणिज्यिक शब्दावली और मधुर मोहरे अधिक प्रयुक्त होती है। यहाँ कार्रवाई कई खास विधियों से होती है। कार्य विधियों के विभिन्न शीर्षक भी होते हैं, उन्हें हम बैंकिंग की प्रयुक्तियां कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चेक ड्रॉप, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट डीड, ओवरहेड आदि करना, बैंक के साथ ग्राहक का कारण नामा ग्राहक को बैंक जमा राशि के रूप में प्रयुक्त में लाना, ये सारी चीजें उसमें आपकी शामिल हो जाती हैं। तो जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो चेक ड्राफ्ट, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट डीड, ओवरड्राफ्ट, लोन, डिस्कोडिंग, बैड डेट आदि। बैंक के साथ ग्राहक का जो जमा राशि की जाती है रसीद, विभिन्न संस्थानों के साथ, तो उसका पत्र व्यवहार आदि तकनीकी शब्दों का प्रयोग मानते हैं। बैंकिंग के वही खाते की तैयारी अंग्रेजी में निश्चित तकनीकी क्रम से की जाती है, जैसे बैलेंस शीट, तुलना पत्र, लेबिलिटी, देयता, प्लेट्स, परिसंपत्ति आदि बैंकिंग के लिए ही प्रचलित शब्द हैं। अनुवाद की दृष्टि से देखेंगे तो बैंकिंग पत्र व्यवहार के दो पहलू बनाए जा सकते हैं, एक आंतरिक और एक सार्वजनिक। सार्वजनिक पत्र व्यवहार में आम लोगों के साथ बैंक का पत्राचार आता है। इसमें अनुवाद अधिक आवश्यक होता है। प्राप्त बैंक इसके लिए निश्चित फॉर्मों प्रपत्रों का अनुवाद कराकर रख लेते हैं। आंतरिक पत्र व्यवहार का कार्य अधिक तकनीक किया जाता है। इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग अनुवाद प्रसंगानुसार किया जाता है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में अनुवाद की वही नीति अपनाई जाती है जो विज्ञान के क्षेत्र में अपनाई जाती है।
अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द कहलाने योग्य है उनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम बात करें तो बैंकों में जो प्रयुक्त नमूने होते हैं उनमें कौन कौन से नमूने आपको दिखाई देते हैं? सेविंग बैंक पे एंड स्लिप अकाउंट नो लीटर value paid into the credit of the saving accounts of shown below on realizations as her particulars, जिसमें खाता संख्या, बचत बैंक जमा पर्ची, खाता वही भ्रष्ट, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भुगतान पाने के बचत खाते में रुपया जमा कितना किया गया, प्लीज पे साल and debit the amount to my Oriwell saving bank. Rupees, account number, passed for payment, scroll cash, मैनेजर, डिस्पोजिटर, मुझे अदा करें। इस तरीके के वर्ड आपको वहां कभी कभी दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ काव्य साहित्य के अनुवाद की बात हो रही है। साहृदयते मानव मात्र को प्रभु से प्राप्त वरदान है। सभ्यता और शिक्षा के विकास के अनुसार इसका विकास होता है। दूसरों के सुख दुख को पहचानना, उनकी कल्पना करना, उस कल्पना पर आधारित रचना का अभिनंदन करना सहृदयता की उच्चतर श्रेणियों का चिन्ह है। भाषा वेद एवं देश वेद एवं बाधा नहीं पहुंचाता, तभी भाषा की कविता व गीत सुनकर विमुग्ध होते हैं, उस भाषा की फिल्म देखकर प्रभावित होते हैं। मानव को मूल संवेदना पूरे विश्व में निभानी होती है। इस संवेदना की व्यक्ति का नेता साहित्य। साहित्य की विधान कविता की सबसे प्रिय सशक्त रही, इसलिए विविध भाषाओं के कवि दूसरी भाषाओं की कविता के अनुवाद में रुचि लेते हैं। कविता के माध्यम से देखो लोकप्रियता क्या होती है। भारत एक प्राचीन देश है। ज्ञान संचय जो है छंदों में पाया जाता है, तो अलंकारों का भी इसमें विशेष महत्व होता है। फ्रेंच के जो चर्चा संख्या के आधार पर इन दोनों गद्य का प्रयोग व्यवहारिक वार्तालाप में किया गया। यद्यपि नाटकों में गद्ययुक्त इसमें संदेह है कि आम लोग इसे शैली के परिनिष्ठित गद्य के रूप में बोलते रहे। चूंकि उपनिषद पुराण आदि छंदोमय थे, इसलिए छंदोबद्ध रचनाओं को विशेष प्रतिष्ठा मिलती थी। दूसरे छंदोबद्ध कविता का स्मरण अधिक आसान था। विद्वान लोग रचनाएं प्रारंभ से अंत तक कंठस्थ कर लेते थे। अंताक्षरी शायद समाज का लोकप्रिय साहित्यिक मनोरंजन का साधन थी। भारत में तकनीकी विषयों के अनेक अन्य छंदों में लिखे गए, कुछ अन्य सूत्र एवं व्याख्या के रूप में गद्य भी लिखे गए। इसलिए नाटक में नाट्यशास्त्र आदि कितने ही विषयों के ग्रंथ छंदोमय हैं। प्राचीन शास्त्रकारों के लिए छंद में लक्षण रचना कोई कठिन बात नहीं थी। टीकाकार तथा शास्त्रकार गद्य में उनकी टीका कर देते थे। अब संस्कृत काव्य का आधुनिक भाषाओं में अनुवाद देखिए अगर हम, तो क्या निकल के आता है हमारा कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में जब संस्कृत में लिखी हुई प्राचीन कृतियों का अनुवाद जरूरी हुआ, तब अधिकांश अनुवादकों ने छंदोबद्ध ग्रंथों का अनुवाद छंद में किया। उनको झिझक नहीं थी। शास्त्रादि के छंदोबद्ध ग्रंथों का अनुवादन छंदों में करते थे। साहित्यिक ग्रंथों का कहना हो या काव्य अनुवाद का एक पहलू था। संस्कृत के ग्रंथों की रचना व अध्ययन अभिजात वर्ग तक सीमित रहा। सामान्य लोग अपनी भाषा में संस्कृत ग्रंथों का काव्य में अनुवाद करते रहे। यो वाल्मीकि रामायण महाभारत भगवद गीता और ऐसे ही अनेक ग्रंथ आधुनिक भाषाओं में अनुदित हुए। उदाहरणतः दक्षिण की चारों भाषाओं में व्यास के महाभारत का अनुवाद हुआ। पंप ने कन्नड़ में, नवन्या ने तेलुगु में, विलित्तपुर ने तमिल में और रेक्तचुन ने मलयालम में महाभारत का अनुवाद किया। इन अनुदित काव्यों को भी लोगों ने उतना ही सम्मान दिया जितना कि मूल कृतियों को दिया। तो संस्कृत रामायण के पाठ आरती जैसा का क्रम रहा है, वैसा क्रम आधुनिक भाषाओं के प्रमुख रामायण के काव्य के विषय में होता है। आधुनिक युग के साहित्य की एक प्रवृत्ति पद्य की अपेक्षा गद्य का विकास है। गद्य के अनेक रूपों का विकास होता है। इसकी प्रतिक्रिया ये भी रही कि कविता को कोमलता, छंदबद्धता, विशेष गुणों के क्षेत्रों का सामना करना पड़ता है। इसलिए काव्यानुवाद संबंधी विचार संबंधी भाषाओं में अधिक मिलते हैं। फिर भी ये विचार भारतीय प्रसंग में लागू किए जा सकते हैं। तो काव्य साहित्य अनुवाद के सिद्धांत क्या क्या थे? स्वतंत्र पद्यानुवाद ही सबसे लोकप्रिय और आदर्श अनुवाद माना जाता है।
इसमें अनुवादक कभी मूल भाषा का भाव ग्रहण करके अपनी अनुवाद समीक्षा का अनुसृजन पुकारते हैं। अनुसृजन के दौरान अनुवादक कभी अपनी तरफ से कुछ छोड़ता है, तो कभी मूल भाव की व्याख्या अपनी तरफ से करता है, कुछ छोड़ता है। इसका समर्थन करते हुए फर्नांड ने कहा कि लाइव स्पैरो इज बेटर देन अ स्टड ईगल। एक जिंदा गौरैया स्टफ किए गए घोंस से बेहतर। इन्होंने दोबारा इस बात को अपनाया है। उन्होंने कहा कि भाषा कहीं से भी आपको प्राप्त हो सकती है, कितने ही रूप में आपको भाषा प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसका अनुवाद करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, हम यहाँ बात करते हैं नाटक के अनुवाद। तो साहित्य की विविध विधाओं में नाटक भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्राचीन युग में कवि कर्म की सफलता का चरम बिंदु नाटक रचना माना जाता है। नाटकाम कविकत्वम नाटक था दर्शनम आनंद दर्शनम नाटक का पाठ लेते हुए कहते हैं कि इसलिए लोकप्रिय साहित्य विधा का अनुचर भी करता है। प्राचीन कटकों का अनुवाद हमें प्राय अंग्रेजी के माध्यम से मिल जाया करता है। प्राचीन संस्कृत नाटकों का अनुवाद आधुनिक भारतीय भाषा और विदेशी भाषा में प्रचुर मात्रा में किया जाता है। विदेशी 20वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगला नाटकों का अन्य भाषाओं में अनुकरण करने की धूम मची हुई। अब भारत में अनेक देशी विदेशी भाषाओं के नाटकों का अनुवाद एवं मंचन हो रहा है। नाटक के अनुवाद की समस्याओं पर विचार करते हुए समीक्षक एक तरफ अनुवादक के सामने कई कसौटियां रखते जाते हैं, मगर दूसरी तरफ विभिन्न भाषाओं में नाटकों का एक बराबर आयतन होता है। एक ही नाटक का अनुवाद अनेक लोगों ने किया। इसका कारण है कि नाटक का अनुवाद करने में लोगों की बढ़ती रुचि। नाटक के दो तत्व होते हैं, कथा एवं शिल्प कथा। तो इस प्रकार परिवेश पर आधारित ये नाटक होते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया यहाँ पर। भाषा के नाटकों का अनुवाद अगर हिंदी में कर रहे हैं तो वो उसको रूढ़ियम आचार विचार संबोधन आदि का अनुवाद हिंदी में करना है। हिंदी प्रदेश के लिए विदेशी तत्व जब परिचित ही नहीं है, जब हिंदी में इनके पर्यायवाची शब्द नहीं मिल सकते हैं, तो ग्रीक नाटकों की बात और कठिन हो जाती है। इस प्रकार एक भाषा पर अस्तित्व जमा पाना इतना आसान नहीं होता है और नाटकों में, उपन्यासों में, कहानियों में हम इनका प्रतिरूप धारण करते हैं। तो नाटकों के अनुवाद और रूपांतरण का प्रयोग कई लोगों ने किया, जिनमें विदेशी भाषा के लोग भी आए और जिन्होंने लक्ष्य भाषा के सामान्य पाठकों के मूल रचना को बिल्कुल अपरिचित लगती हुई प्रतीत किया। इस प्रकार काव्य में, काव्य प्रयोजन में अगर अनुवाद की बात करें तो वो सबसे उत्तम वहां पर नजरिया होता है।